नेपोलियन मूवी का ट्रेलर आ चुका है। ये पिक्चर आधारित है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर, जो फ्रांस की मिलिट्री के एक जबरदस्त जनरल थे और फ्रांस के राजा भी थे कुछ समय के लिए। इस पिक्चर में जो मेन किरदार निभा रहे हैं नेपोलियन का, उनका नाम है वाकिन फिनिक्स, जिन्होंने जोकर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके ऑस्कर लिया था। और डायरेक्टर है इस पिक्चर की रिडली स्कॉट, जिन्होंने ग्लैडिएटर, रॉबिन हुड, बॉडी ऑफ लाइफ जैसी कमाल की पिक्चर बनाई है। तो मैं इस पिक्चर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। तो मैंने सोचा कि जो ट्रेलर आया है अभी, उसमें जो जो सीन्स दिखाए हैं उसका एक ब्रेकडाउन किया जाए, क्या क्या वो रियल इवेंट थे, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में फ्रांस 1793 लिखा हुआ है और एक औरत को लेके जा रहे हैं और लोग उसके ऊपर चीजें फेंक रहे हैं, उसको पत्थर मार रहे हैं। ये जो इवेंट था ये एक्चुअली रियल इवेंट था जो 1793 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और वो जो औरत दिखाई है उन्होंने, उसका नाम है मैरी एंटोनेट, जो कि फ्रांस की महारानी थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था कि लोगों को हो गया था कि हमारे राजा रानी किसी काम के नहीं है, हमारे अधिकार छीन के रखे हैं, गरीबों को गरीब कर रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। तो लोगों ने एक तरह का क्रांति कर दिया था और उस क्रांति के ही अंदर जो राजा था लुई XVI, उसको मार दिया गया था। और उसके बाद उसकी महारानी को जो मार रहे हैं 1793 में, वही सीन दिखाया है उसमें। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले सीन में आप देखेंगे कि नेपोलियन ने अपनी कुछ तोपें सजा के रखी है सड़क के ऊपर और सामने से लोग आ रहे हैं और नेपोलियन ने वो तोप फायर कर दी लोगों के ऊपर। यह हुआ था 1795 में। इस इवेंट को कहते हैं 13 वेंडेमेयर। इस समय यह हुआ था कि पेरिस में एक नेशनल कन्वेंशन हो रहा था, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल ही रहा था और जो क्रांतिकारियों ने मिलकर अपनी एक सरकार बना ली थी पेरिस में, उसको रोकने के लिए, उनके सम्मेलन को तोड़ने के लिए कुछ रॉयलिस्ट लोग आ रहे थे। कुछ रॉयलिस्ट मतलब ऐसे लोग जो चाहते थे कि ये जो नेशनल कन्वेंशन हो रहा है सब बेकार है, जो राजा रानी का समय था वही अच्छा था। तो वो उनके सपोर्टर्स आ रहे हैं और ये जो नेशनल कन्वेंशन करवा रहे थे लीडर्स, उन्होंने नेपोलियन को कहा कि तुमको इस कन्वेंशन को बचाना है, हमको प्रोटेक्ट करना है। और ऑब्वियसली नेपोलियन इसमें पूरी तरह सफल हुआ था और ये जो सारे लीडर्स थे वो इतना खुश हो गए नेपोलियन की परफॉर्मेंस से कि उसको उन्होंने बोल दिया कि ये बंदा हीरो है और उसको फिर भेज दिया इटली में जो उनकी फोर्सेस थी फ्रांस की, उनका कमांडर बना। इसके बाद आप देखेंगे कि नेपोलियन एक पार्टी में है और वहां पे वो एक औरत से मिलता है और वो जो औरत दिखाई है उसका नाम था जोसेफिन, जो नेपोलियन की फर्स्ट लव थी और उसकी वाइफ भी बनी। यहां पे मैं एक बात बोलूंगा कि इस सीन में नेपोलियन जैसा लग रहा है, जब वो जोसेफिन से मिल रहा है तो देख के लग रहा है कि नेपोलियन काफी एजेड है और उसकी जो जोसेफिन है, जो गर्लफ्रेंड है, वो उससे यंग लग रही है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। नेपोलियन जब फ्रांस की ताकत उसके पास आ गई थी तब वो सिर्फ 30 वर्ष का था और जब वो राजा बना उससे उसकी बीवी यानी जोसेफिन 10 साल बड़ी थी। तो यहां पे आपको जो दिख रहा है सीन में कि नेपोलियन जोसेफिन से बड़ा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसका उल्टा था। बट ये बात बिल्कुल सही दिखाई है कि ऐसा एक्चुअली माना जाता है कि नेपोलियन ने पहली बार मुलाकात की थी जोसेफिन से एक पार्टी में और जोसेफिन से वो बहुत मोहब्बत करता था। उसने बहुत लेटर्स लिखे थे जोसेफिन को, जब वो कहीं बाहर गया होता था युद्ध पे किसी कैंपेन में, तो वो हमेशा लेटर लिखता था। और उन लोग की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही जबरदस्त थी, काफी इन लोग में पैशन था इनके बीच में और इस चीज को इस पिक्चर में भी दिखाया है। हालांकि इसके बाद नेपोलियन ने दूसरी शादी की थी क्योंकि जोसेफिन के साथ उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया था। ट्रेलर में इसके आगे वाले सीन में दिखाया है कि नेपोलियन कह रहा है कि आई लेड द फ्रेंच विक्ट्री एट टूलों। टूलों का जो कैंपेन था, इसको द सीज ऑफ टूलों कहते हैं, जो 1795 में हुआ था। हुआ यह था कि टूलों एक जगह है जहां पे जो फ्रेंच रॉयलिस्ट थे, मतलब ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को एक बैरिकेड में डाल के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था और उनको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश और स्पेनिश लोग। तो बेसिकली वो कोस्टल एरिया था और जहां पे ये किला था, किले में रॉयलिस्ट बैठे हुए थे और बाहर पानी से आके ब्रिटिश शिप्स और स्पेनिश शिप चाहती थी कि ये रॉयलिस्ट यहां पे बने रहे और जो फ्रेंच सरकार है वो चल ना पाए। तो जो फ्रेंच सरकार है वो ऑब्वियसली चाहती थी कि जो टूलों में जो रॉयलिस्ट इकट्ठा हुए हैं उनको दबा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए इस कैंपेन में नेपोलियन ने लीड किया था और इस कैंपेन के दौरान नेपोलियन का रैंक बढ़ा के कर्नल कर दिया गया था और इस कैंपेन में ही नेपोलियन ने डायरेक्टली अपने ट्रूप्स को एक्चुअली लीड किया था, फिजिकली ग्राउंड पे उसने चार्ज किया था। वो सीन आपको एक्चुअली ट्रेलर में दिखेगा कि जब नेपोलियन एक तरह के किले के ऊपर चढ़ रहा है तो वो टूलों का ही किला था। उस लड़ाई में भी नेपोलियन को जीत मिली थी और वो जो उस किले में बैठे हुए थे रॉयलिस्ट, उन सबको नेपोलियन ने हरा दिया था। और टूलों के जीत के बाद ही जो सरकार बैठी थी पेरिस में, उन्होंने इतने इंप्रेस हुए नेपोलियन से कि उन्होंने उसका रैंक बढ़ा के कर दिया ब्रिगेडियर जनरल। इसके आगे ट्रेलर में एक बहुत ही एपिक सीन आता है जब दिखा रहे हैं कि 2 पिरामिड्स हैं इजिप्ट के और उसके नीचे लड़ाई हो रही है। ये जो लड़ाई हुई थी इसको द बैटल ऑफ द पिरामिड्स कहते हैं, जो 1798 में हुआ था। ये बैटल तब हुआ था जब इटली में गया था
नेपोलियन वहां की आर्मी को कमांड करने के लिए। और वहां पे सक्सेस हासिल करने के बाद नेपोलियन ने सोचा कि पड़ोसी इजिप्ट में जाया जाए और वहां पे जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी नाक पे दम करके उनको हरा के कुछ एरिया इजिप्ट का हम लोग हथियाएं और हम लोग उसको कॉलोनाइज करें। तो वो वहां पे जो बैटल ऑफ पिरामिड्स हुआ था उसी को कहा जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, जो ट्रेलर में दिखाया है वो सही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो बैटल ऑफ पिरामिड हुआ था वो उन पिरामिड से काफी दूर हुआ था, 15-16 मील दूर। और पिक्चर में दिखाया है कि बिल्कुल पिरामिड के नीचे लड़ाई हो रही है। बट ऑब्वियसली आपको पिक्चर दिखानी है तो थोड़ा सा मतलब उसमें तड़क भड़क होनी चाहिए, कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। और अगर आप दूर दिखाओगे तो शायद वो उतना फन ना लगे। तो वो जो सीन दिखाया है ट्रेलर में वो एग्जैक्टली सही नहीं है, बट कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, एपिक सीन है वो। और इसी के बाद एक और सीन दिखाया है जब नेपोलियन की जो कैनन्स होती हैं वो फायर करती हैं और जो पिरामिड का एकदम टॉप वाला हिस्सा है उसको उड़ा देती हैं। ऐसा भी रियलिटी में नहीं हुआ था। ऐसा मानते हैं हिस्टोरियंस कि नेपोलियन इतना चकाचौंध हो गया था इन पिरामिड्स को देख के कि वो उनको निहारते रह गया था। और उसके बाद जब लड़ाई खत्म हुई तो फिर उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि जो भी इसको इस पूरे पिरामिड पे पहले चढ़ जाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो नेपोलियन काफी खुश हुआ था इन पिरामिड्स को देख के, तो कोई चांस ही नहीं था कि उसने इस पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। हालांकि इजिप्ट में अल्टीमेटली फ्रांस की हार हो गई थी, बट तब तक नेपोलियन वहां पे नहीं था, वो वहां से निकल चुका था। और जब वापस वो पेरिस पहुंचा तो उसको लोगों ने बिल्कुल हीरो की तरह वेलकम किया। और उसके बाद फिर इसका सिलसिला शुरू हुआ ताकत को हथियाने का। इसके बाद ट्रेलर में आप सीन देखेंगे कि नेपोलियन घोड़े पे बैठा है और अपनी कैवलरी को बिल्कुल लीड कर रहा है, चार्ज कर रहा है। ये दिखाने का पर्पस ये है कि नेपोलियन अपने ट्रूप्स में, अपने सोल्जर्स में बहुत ही प्रचलित था। उसके सोल्जर्स उसको भगवान मानते थे और उसके हर ऑर्डर को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर नेपोलियन ने हमको लीड किया तो हम हार नहीं सकते। इसी वजह से जो उसके जो सोल्जर्स थे उनके मन में जो इतनी श्रद्धा, इतना प्यार था अपने कमांडर के लिए, इसकी वजह से उन्होंने नेपोलियन को एक नाम दिया था ले पेटिट कॉर्पोरल, मतलब छोटा कॉर्पोरल। बट इसी चीज को ब्रिटिश लोगों ने प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करके ऐसा कह दिया कि नेपोलियन को कहा जाता है कि वो एक छोटा इंसान है, बौना है। और इसी वजह से बहुत लोग ये समझते हैं आज की तारीख में भी कि नेपोलियन एक छोटा इंसान था, जबकि ऐसा नहीं था। नेपोलियन की हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच 7 इंच थी, जो कि उस समय के लिए बिल्कुल एवरेज हाइट थी। नेपोलियन की आर्मी उससे इतना प्यार करती थी कि जब वो वापस पेरिस पहुंचा तो सब लोगों ने उसका स्वागत किया। और नेपोलियन ने देखा कि यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह चरमराई हुई है और हर तरफ केओस फैला हुआ है, दहशत का माहौल है। तो फिर उसने पावर अपने हाथ में लेने का डिसाइड किया। तो जो वहां पे सरकार थी उस समय, उसको उसने गिरा दिया। और वही एक सीन दिखाया पिक्चर में जब सारे लोग ने गन तानी हुई है कुछ लोगों के ऊपर और नेपोलियन आके बोलता है शैल वी वोट। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था, इस सीन को थोड़ा ड्रामेटिक करने के लिए दिखाया गया है। बट हाँ, नेपोलियन ने बिना किसी हिंसा के, बिना लड़ाई किए, सिर्फ कुछ लोगों को अरेस्ट करवा के, कुछ लोगों को डिपोर्ट करवा के, तड़ी पार करवा के, बहुत चालाकी से नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ली थी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि नेपोलियन ने एक ब्लडलेस कू किया था बिना किसी हिंसा के। और एक्चुअली जो पूरा तख्ता पलट था इसका आर्किटेक्ट था नेपोलियन का अपना भाई। उसका भाई चाहता था कि नेपोलियन गद्दी पे बैठे। उसके बाद आप देखेंगे कि नेपोलियन एक मुकुट लेके अपने सर पे अपने आप रख रहा है। ये बहुत ही एपिक और बहुत आइकॉनिक सीन है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपने हाथ से मुकुट लेके अपने सर पे रखा था। और वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनली ये होता था कि अगर कोई राजा बन रहा है तो उसके सर पे मुकुट रखेगा कोई क्रिश्चियन प्रीस्ट, यानी चर्च का कोई बहुत बड़ा पादरी। उसी के पास अधिकार होता है कि वो एम्परर के ऊपर ये मुकुट रखे। बट नेपोलियन ने खुद अपने सर पे मुकुट रखा क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो किसी भी बंदे की अथॉरिटी के नीचे नहीं है, वो खुद ही अपना राजा है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये एक तरह से मैसेज भेजा उसने बाकी सब लोगों को, स्पेशली चर्च को, कि मैं तुम लोगों के भी नीचे नहीं हूं। उसके बाद आप ट्रेलर में देखेंगे कि एक स्क्वायर सा बना हुआ है, उसमें सोल्जर्स हैं, उसके आसपास घोड़े घूम रहे हैं। ये शायद से वाटरलू की लड़ाई है 1815 की, जिसमें फाइनली नेपोलियन हारा था। ये जो स्क्वायर फॉर्मेशन है सोल्जर्स का, इसको दरअसल कैवलरी के अटैक को, यानी घुड़सवारों के अटैक को रोकने के लिए यूज किया जाता था। और ये काफी सफल हुआ था और इसीलिए वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार भी हुई थी। अगर आपको वाटरलू की लड़ाई के बारे में ही एक पिक्चर देखनी है तो मैं आपको मूवी रिकमेंड करूंगा, वाटरलू। उस मूवी में ये स्क्वायर फॉर्मेशन आप बार बार देखोगे। आगे ट्रेलर में दिखाया है कि नेपोलियन कहीं जा रहा है और सामने बहुत बड़े शहर पे आग लगी हुई है। शायद से ये मॉस्को का शहर है जिसमें आग लगी हुई थी, क्योंकि जब 1812 में
नेपोलियन ने रशिया को इन्वेड किया तो उसका यह पर्पस था कि वो मॉस्को को जाके कैप्चर कर लेगा, बट रशिया के लोगों ने ऑलरेडी मॉस्को को खाली कर दिया था और मॉस्को में आग लगा दी थी। तो इसी वजह से नेपोलियन का जो रशिया वाला कैंपेन था वो फेल हुआ। और रशियन कैंपेन के दौरान एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों ये कैंपेन फेल हुआ, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेलर में आगे नेपोलियन ये भी कहता है कि यूरोप की सारी ताकतें मिल चुकी हैं और वो नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ाई कर रही हैं। ये जो बात है ये कोएलिशन वॉर्स की बात है। नेपोलियन के पावर में आने तक और उसके बाद भी नेपोलियन ने ऐसे बार बार लड़ाइयां की जिसमें उसने यूरोप के बाकी सारे किंगडम्स के साथ एक साथ लड़ाई की है। और इन सारी लड़ाइयों को कोएलिशन वॉर्स कहते हैं, क्योंकि बार बार ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन, सिसिली ये सब मिलके एक कोएलिशन बनाते थे और वो फ्रांस के अगेंस्ट लड़ते थे और ज्यादातर इसमें नेपोलियन की ही जीत होती थी। ट्रेलर के बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे कि नेपोलियन एक जगह पे अपनी तोपों को लेकर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि सामने से कुछ सोल्जर्स आ रहे हैं। तो जो नेपोलियन के साइड में उसका एक ऑफिसर खड़ा था वो नेपोलियन को बोलता है, सर वी हैव बीन डिस्कवर्ड, हमको देख लिया गया है। और नेपोलियन कहता है गुड। उसके बाद वो ऐसा सिग्नल करता है और उसकी जो सारी तोपें होती हैं वो फायर करना शुरू करती हैं उन सोल्जर्स के ऊपर। ये सीन एक्चुअली बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में हुआ था साल 1805 में। ये जो सीन दिखाया है इसमें जो सोल्जर्स हैं वो रशियन है और नेपोलियन ने वो तोपों को फायर करवा के जिस सतह पे वो चल रहे हैं वो पानी एक्चुअली जमा हुआ है और तोपें गिरती हैं पानी के ऊपर और बहुत सारे सोल्जर्स डूब जाते हैं। हालांकि इस मूव के वजह से बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में उसकी जीत नहीं हुई थी, उसकी जीत और रीजंस की वजह से हुई थी, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है जो बहुत ही ड्रामेटिक है जिसको रिडली स्कॉट ने इस पिक्चर में दिखाया है। ट्रेलर के बिल्कुल आखिरी में नेपोलियन ने एक लाइन कही है, आई एम द फर्स्ट वन टू एडमिट व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, आई सिंपली नेवर डू। ये लाइन मुझे इतनी सटीक लगी नेपोलियन के कैरेक्टर के लिए। वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं कभी गलती करता हूं तो मैं हमेशा सबसे पहले एडमिट करता हूं कि मैंने गलती की, पर मैं कभी गलती करता ही नहीं। ये बिल्कुल सही है। नेपोलियन एक बहुत ही ईगोइस्टिकल, बहुत ही घमंडी आदमी था और वो ये समझता था कि उससे कभी गलतियां हो ही नहीं सकती हैं और इसी वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से अल्टीमेटली वो हारा भी 1815 की लड़ाई में। पूरा ट्रेलर बहुत ही ऑसम, बहुत एपिक है। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं इस पिक्चर का। नवंबर 2023 में पिक्चर रिलीज होगी, तो अभी कुछ महीने हैं, बट ऑलरेडी नेपोलियन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं। और क्योंकि इस पिक्चर को रिडली स्कॉट बना रहे हैं जिन्होंने ग्लैडिएटर बनाई है, रॉबिन हुड बनाई है, ये स्पेशलाइज करते हैं हिस्टोरिकल एपिक्स बनाने में। और नेपोलियन के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें ऑलरेडी बनी हैं, बहुत सारी, बट ये पिक्चर बहुत खास इसलिए होगी क्योंकि पहली चीज तो ये कि पहली बार एक पूरी बायोग्राफिकल पिक्चर बन रही है नेपोलियन के ऊपर। वो कैसे पावर में आया, वहां से लेके कैसे फाइनली वाटरलू में उसकी हार हुई, ये सब दिखाया गया है। तो पूरा एक उसका लाइफ का जो आर्क है इस पिक्चर में कवर किया गया है। तो बहुत ही ग्रैंड होने वाली है मूवी। और इस पिक्चर के प्रोडक्शन में एप्पल भी शामिल है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि काफी खर्चा किया गया होगा। मैं अपने चैनल जिज्ञासिम पे भी एक नेपोलियन की पूरी लाइफ के ऊपर एक वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। और अगर आपको नेपोलियन की लाइफ के बारे में एक किताब पढ़नी है तो उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।